गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा एंड श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बीएससी थर्ड ईयर के वीडियो से। और आज नामकरण पद्धति का लास्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपके साथ जितनी भी वर्गीकरण पद्धतियां थी, चाहे वो बैंथम और होकर की हों, चाहे वो एंगलर और पेंटल की हों, चाहे वो हचिंसन की हों, वो सारी की सारी हो जाएंगी समाप्त। ठीक है, तो आज ही चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो लास्ट इसका जो पॉइंट है वो हम करेंगे स्टडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हचिंसन की वर्गीकरण पद्धति। हचिंसन की वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण पद्धतियां थी, यह वर्गीकरण पद्धति चूंकि बैंथम होकर और एंगलर और पेंटल के बाद आई है, अतः उनकी जितनी भी कमियां थी, चाहे बैंथम होकर की हो, चाहे एंगलर और पेंटल की हो, उन कमियों को हचिंसन ने दूर करने का प्रयास किया है। और इन्होंने अपने इस वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के पादप कुलों को, उनको प्रागत प्रागत मतलब प्राचीनता के आधार पर और नवीनता के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि जितने भी अपुष्पी पादप हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो इन काल्पनिक अपुष्पी पादपों के द्वारा काल्पनिक पुष्पी पादपों का निर्माण हुआ, और ये फिर काल्पनिक पुष्पी पादप वास्तविक पुष्पी पादप में क्या हुए? परिवर्तित हुए। मतलब पुष्पी पादप जो है वास्तविक, उनका निर्माण किससे हुआ है? काल्पनिक पुष्पी पादप से। और काल्पनिक पुष्पी पादपों का निर्माण किससे हुआ है? अकाल्पनिक पुष्पी पादपों से। मतलब ये कहते हैं कि पहले के समय में ऐसे कुछ पादप हुआ करते थे जिन्हें अपुष्पी पादप कहा गया, फिर उनसे निर्माण हुआ कुछ ऐसे पादपों को जिन्हें पुष्पी पादप कहा गया, और उसके बाद उनसे निर्माण हुआ आज वाले पादपों को जिन्हें वास्तविक पुष्पी पादप कहा जाता है। मतलब इन्होंने सिर्फ एक कल्पना के आधार पर बताया दोनों ऊपर वाले। उसके बाद ये कहता है कि इन दोनों काल्पनिक फिर जो समूह हैं, उनसे वास्तविक पुष्पी पादपों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये चीज कौन बता रहे हैं? ये चीज बता रहे हैं हचिंसन अपने वर्गीकरण के अनुसार। अब ये कहते हैं कि इन पुष्पी पादपों को फिर पुनः दो भागों में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। एक द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट, और एक बीजपत्री मतलब मोनोकोट। ठीक है, तो पुष्पी पादपों को इन्होंने क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। अब इनके अनुसार, जैसे अपन ने पिछली बार देखा था एंगलर और पेंटल, तो एंगलर और पेंटल क्या कहते हैं कि एक बीजपत्री पहले आए, द्विबीजपत्री बाद में आए। जबकि हमने जीवाश्म प्रमाणों के आधार पर देखा था कि पहले कौन आया? द्विबीजपत्री, फिर कौन आए? एक बीजपत्री। मतलब एक बीजपत्री पादपों का विकास किससे हुआ है? द्विबीजपत्री पादपों से। हचिंसन उनकी इस गलती को सुधारते हैं और द्विबीजपत्री पादपों को पहले रखते हैं। मतलब वो कहते हैं कि द्विबीजपत्री पादप कैसे हैं? आद्य हैं, प्राचीन हैं, प्रिमिटिव हैं, जबकि एक बीजपत्री जो पादप हैं वो कैसे हैं? प्रागत हैं, मतलब एडवांस्ड है, मतलब नवीन है। ठीक है, तो ये पुष्पी पादपों को कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। कौन कौन से? एक तो द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री पादप। ठीक है, उसके बाद ये द्विबीजपत्री पादपों में उन पादपों को समाहित कर रहे हैं जिनमें सामान्यतया ऐसे कुछ प्रकृतियां हैं जो आकार के आधार पर दिखाई देती है। मतलब द्विबीजपत्री पादपों को आकार के आधार पर ये दो भागों में क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। पहला जो भाग बता रहे हैं, यह बता रहे हैं लिग्नोसी। ठीक है, क्या बता रहे हैं? लिग्नोसी। और दूसरा जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं हर्बेसी। मतलब हचिंसन द्विबीजपत्री को दो भागों में बांट रहे हैं, पहला लिग्नोसी और दूसरा हर्बेसी। लिग्नोसी में ये रखते हैं वृक्ष
शूप एवं काष्ठीय पादपों को इनके अनुसार वे द्विबीजपत्री जो वृक्ष की अथवा शूप की आकृति में अथवा काष्ठीय अवस्था में पाए जाते हैं वो पादप किस में रखे जाएंगे? लिग्नोसी में। जबकि वे पादप जो शाकीय प्रकृति के होंगे उन पादपों को किस में रखा जाएगा? हर्बेसी में। किस में रखा जाएगा? हर्बेसी में। ठीक है। उसके बाद द्विबीजपत्री पादपों का जब ये वर्गीकरण कर दिया गया हचिंसन के द्वारा, तो हचिंसन क्या करते हैं? हचिंसन वापस पुनः लिग्नोसी को दो भागों में बांटते हैं। इनके अनुसार पहला जो भाग है वह पहला भाग है मैग्नोलिएसी। पहला जो भाग बनाता है वो बनाता है मैग्नोलिएसी और दूसरा बनाता है वर्बिनेसी। मैग्नोलिएसी और वर्बिनेसी किसके भाग हैं? लिग्नोएसी के। लिग्नोएसी खुद क्या है? आद्य है। आद्य मतलब प्राचीन है। और इसमें भी दो तरह के क्या बता दिए इन्होंने? कुल बता दिए। ये क्या बताए इन्होंने? कुल बताए हैं। पहला मैग्नोलिएसी और दूसरा वर्बिनेसी। इनमें से मैग्नोलिएसी कौन कैसा होगा? आद्य होगा। जबकि वर्बिनेसी कैसा होगा? प्रागत होगा, मतलब एडवांस होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हर्बेसी की, तो हर्बेसी को भी क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला रेननकुलेसी, पहला रेननकुलेसी और दूसरा बताते हैं ये ग्रैमिनी। ठीक है। पहला रेननकुलेसी और दूसरा ग्रैमिनी बताते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं किसका? द्विबीजपत्री पौधे का। ठीक। बट यहां पर जो ग्रैमिनी कुल था उसको बाद में हटा दिया गया था और इसकी जगह लगाया गया था लेबिएटी कुल या लेबिएसी। ये भी आप ध्यान रखना, या फिर आप यही याद रखना कि इसकी जगह क्या लगाया था? लेबिएसी। रेननकुलेसी के साथ किसको क्या रखा गया था? लेबिएसी को। ठीक है। तो रेननकुलेसी और लेबिएसी ये दो कुल बता दिए गए किसके? हर्बेसी के। जबकि मैग्नोलिएसी और वर्बिनेसी कुल किसके बताए? लिग्नोसी के। बात समझ में आ गई? तो दोबारा देखिए इन चीजों को कि हचिंसन अपने वर्गीकरण में क्या कहता है। हचिंसन अपने वर्गीकरण में कहते हैं कि जो पुष्पी पादप होंगे, वास्तविक पुष्पी पादप, उनका निर्माण काल्पनिक पुष्पी पादपों से हुआ है। ये जो काल्पनिक पुष्पी पादप होंगे ये कैसे होंगे? ये होंगे आद्य। आद्य मतलब प्राचीन। जबकि वास्तविक जो पुष्पी पादप होंगे वो कैसे होंगे? नवीनतम होंगे, मतलब प्रागत होंगे। अभी जो वास्तविक पुष्पी पादप हैं इनमें भी दो तरह के इन्होंने समूह बनाए कि इन वास्तविक पुष्पी पादपों में भी कुछ ऐसे होंगे जो प्राचीन होंगे, उन्होंने इन्हें द्विबीजपत्री कहा, और कुछ ऐसे होंगे जो नवीन लक्षणों वाले होंगे, उन्होंने इन्हें एक बीजपत्री कहा। उसके बाद द्विबीजपत्री को पादप के आकार के आधार पर इन्होंने दो भागों में बांट दिया। यदि कोई पादप वृक्ष, क्षूप अथवा काष्ठीय है तो ऐसे पादपों को इन्होंने लिग्नोसी में रखा और इस लिग्नोसी को उन्होंने आद्य माना। मतलब अगर कोई पादप वृक्ष, क्षूप या काष्ठीय रूप में उपस्थित होगा इसका मतलब वो पादप कैसा है? प्राचीन है, पुराना है। जबकि यदि कोई पादप शाक्य आकृति का होगा तब उन्होंने उसे हर्बेसी में रखा और इसे उन्होंने आद्य नहीं बल्कि प्रागत माना, मतलब नवीन माना। मतलब शाकी जो पौधे होंगे वो नवीन होंगे, जबकि वृक्ष, शूप या काष्ठीय जो पादप होंगे वो कैसे होंगे? प्राचीन होंगे। उसके बाद उन्होंने इस लिग्नोसी को फिर वापस दो भागों में बांट दिया, मैग्नोलिएसी और वर्बिनेसी। इन्होंने कहा कि ये जो मैग्नोलिएसी है ये आद्य पादप है, प्राचीन पादप है, जबकि वर्बिनेसी कैसे हैं? प्रागत मतलब एडवांस पादप है। उसके बाद पुनः इन्होंने जो हर्बेसी था, जो इनका प्रागत वो था, कुल था एक तरह से, उसको उन्होंने पुनः दो भागों में या दो कुलों में बांट दिया, एक रेननकुलेसी और दूसरा लेबिएसी। इनके अनुसार पहले रेननकुलेसी आया इसलिए रेननकुलेसी कैसा हो जाएगा? आद्य। बाद में कौन आया? लेबिएसी। लेबिएसी कैसा हो जाएगा? प्रागत। ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने किसका वर्णन किया है? द्विबीजपत्री का। यानी कि द्विबीजपत्री को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया है? दो दो भागों में। लिग्नोसी, हर्बेसी, हर्बेसी को पुनः दो भागों में, रेननकुलेसी और लेबिएसी, और लिग्नोसी को मैग्नोलिएसी और वर्बिनेसी। ठीक है। इस प्रकार इन्होंने किसको बांट दिया? पुष्पी पादपों को वर्गीकृत कर दिया।
अब इन पुष्पी पादपों का इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण में बात रह जाती है एकबीजपत्री की, जो कैसे हैं, नए हैं, मतलब वो ज्यादा एडवांस कैरेक्टर वाले हैं, किसके कंपैरिजन में, द्विबीजपत्री पादपों के कंपैरिजन में। तो हचिंसन इस एकबीजपत्री को दो भागों में बांटते हैं, एक ब्यूटोमेसी और एक ग्रेमिनी। ठीक है, ये है हचिंसन का वर्गीकरण। तो हचिंसन के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे विकसित कुल कौन सा है, ग्रेमिनी कुल, और सबसे अविकसित मतलब सबसे प्राचीन कुल कौन सा है, मैग्नोलियसी। ठीक है, ये सबसे आद्य है देखा जाए तो इस वर्गीकरण के अनुसार कि द्विबीजपत्री में भी सबसे कौन सा था, लिग्नोसी, लिग्नोसी में भी सबसे आद्य कौन था, मैग्नोलियसी। तो सबसे आद्य कौन सा है, मैग्नोलियसी। सबसे नवीनतम कौन सा है, ग्रेमिनी। ठीक है, तो ये था हचिंसन का वर्गीकरण। उन्होंने पुष्पी पादपों को दो भागों में बांटा, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री। इनके अनुसार द्विबीजपत्री कैसे हैं, आद्य पादप है, प्राचीन पादप है, जबकि एकबीजपत्री कैसे हैं, नवीनतम पादप है। ठीक है, तो इन्होंने पादपों को कोई जो आधार बनाया वर्गीकरण का, वो सिर्फ ये था कि अगर किसी पादप में प्राचीन पादप जैसे लक्षण है तो उन्हें आद्य कह दिया, और अगर नवीन पादप जैसे लक्षण है तो उन्हें नवीन पादप या फिर प्रागत पादप कहा गया। तो इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, लक्षणों की प्राचीनता या नवीनता के आधार पर। अगर लक्षण प्राचीन होंगे तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत रखोगे उसको, और अगर लक्षण नवीन होंगे तो किसके अंतर्गत रखोगे, एकबीजपत्री के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्राचीन लक्षण कौन से होंगे, हचिंसन के अनुसार प्राचीन लक्षण कौन कौन से होंगे, पहला जो किस रूप में होगा, वृक्ष रूप में, या फिर क्षूप के रूप में, या फिर काष्ठीय रूप में। वो कैसा होगा, वृक्ष होगा। और दूसरी बात, नवीन लक्षण वाले कौन होंगे, प्राचीन लक्षण वाले तो हो गए, नवीन लक्षण वाले कौन होंगे, जो शाकीय प्रकृति के होंगे। द्विबीजपत्री के संदर्भ में बात कर रहे हैं। या फिर अगर बात करें एकबीजपत्री की, तो एकबीजपत्री भी कैसे हैं, शाकीय ही हैं। अगर इनको भी देखा जाए तो ये भी कैसे हैं, ये भी शाकीय है। इसका मतलब शाकीय वाले क्या हैं, नवीन लक्षण वाले हैं, जबकि आद्य लक्षण वाले कैसे हैं, वृक्ष, शूप या फिर झाड़ी के रूप में, या फिर काष्ठीय रूप में। ठीक है, तो इस हचिंसन ने इस प्रकार किसका वर्गीकरण किया है, पुष्पी पादपों का। और इस वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने दो तरह के लक्षणों का विकास किया पादपों के लिए। एक उन्होंने बताए प्राचीन लक्षण, और एक बताए नवीन लक्षण। तो एक बार हम कुछ प्राचीन लक्षणों का देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राचीन लक्षण बताए गए। पहला प्राचीन लक्षण, कि प्राचीन लक्षण उस पादप के लिए कहा जाएगा जो किस रूप में होगा, वृक्ष के रूप में, शूप के रूप में और काष्ठीय रूप में। अगर कोई पादप इस रूप में है तो कैसा होगा, प्राचीन लक्षणों वाला। ठीक है, कैसा होगा, प्राचीन लक्षणों वाला। दूसरी बात, अगर कोई पादप कैसा है, द्विबीजपत्री है, अगर द्विबीजपत्री होगा तो भी कैसा होगा, प्राचीन लक्षणों वाला होगा। ठीक है, अगर किसी पादप की पत्तियां सरल है, एकांतर है, या फिर सर्पिल है, तो पादप कैसा होगा, प्राचीन होगा। नेक्स्ट, अगर किसी पादप के संवहन ऊतक में वाहिनी का या फिर वाहिका अनुपस्थित है तो वह पादप भी कैसा होगा, प्राचीनतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई पादप द्विलिंगी है, कैसा है, द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी वाले सभी पादप कैसे होंगे, आद्य होंगे। ठीक है, अगर कोई पादप कीट परागित है, कैसा है, कीट परागित, मतलब परागकण किसके द्वारा हो रहा है, कीटों के द्वारा, तो कैसा होगा, आद्य, वो प्राचीन होगा, आद्य होगा। अगर कोई पादप भ्रूणपोषी है, कैसा है, भ्रूणपोषी, मतलब उसके जो बीज हैं वो कैसे हो, भ्रूणपोषी हो, तो कैसा होगा, प्राचीन होगा, आद्य होगा। और इनका जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है।
ठीक है, तो ये कुछ लक्षण बताए इन्होंने, और इन लक्षणों के आधार पर उन्होंने कहा कि अगर ये किसी के अंदर लक्षण है तो कैसे होंगे, प्राचीन होंगे, और अगर इसके विपरीत लक्षण है तो कैसे होंगे, वो नवीन होंगे। जैसे कि अगर वृक्ष शूप या काष्ठी है तो कैसे हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके जगह पादप कैसा है, शाकीय है, तो कैसा हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। अगर द्विबीजपत्री है तो प्राचीन हो जाएगा। अगर पादप कैसा है, एक बीजपत्री, तो कैसा हो जाएगा, नवीन लक्षणों वाला हो जाएगा। पत्तियां अगर सरल है, एकांतर है और सर्पिल है तो कैसा होगा, तो प्राचीन होगा। और अगर पत्तियां कैसी है, संयुक्त हैं, ठीक है, और समांतर हैं, तो कैसा हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। अगर वाहिकाएं या वाहिनिकाएं अनुपस्थित हैं तो प्राचीन हो जाएगा, और अगर वाहिनिकाएं और वाहिकाएं कैसी हैं, उपस्थित, तो कैसा हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। अगर द्विलिंगी है तो आद्य हो जाएगा, एकलिंगी है तो नवीन हो जाएगा। कीट परागित है तो प्राचीन हो जाएगा, और अगर मान लीजिए जल परागित है, वायु परागित है, तो कैसा हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। बीज अगर भ्रूणपोषी है तो प्राचीन हो जाएगा, और अगर बीज अभ्रूणपोषी है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब एंडोस्पर्म पाया ही नहीं जा रहा, तो कैसा हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। चूंकि बीज भ्रूणपोषी है इसलिए भ्रूण का आकार कैसा है, छोटा। जबकि अगर नवीन लक्षणों वाले की बात कर रहे हैं तो अभ्रूणपोषी होंगे बीज, तो बीज का आकार या भ्रूण का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, इसका वर्गीकरण किया है प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर और नवीन प्राचीन लक्षणों के आधार पर। ठीक है, अब ये जितना भी वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत आज तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है बेंथम और होकर वाला, और दूसरा एंगलर और पेंटल वाला। हचिंसन वाला नहीं पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, एक एंगलर पेंटल और दूसरा बेंथम होकर। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो बेंथम एंड होकर पर आते हैं, इसलिए आपको उस वर्गीकरण प्रणाली को क्या करना है, ज्यादा देखना है। ठीक है, तो ये कर दिया गया हचिंसन के द्वारा वर्गीकरण किसका, पुष्पी पादपों का। ठीक है, तो हचिंसन अपने वर्गीकरण में पुष्पी पादपों का विकास काल्पनिक पुष्पी पादपों से बताते हैं, और ये मुख्य रूप से अपने पुष्पी पादपों को दो भागों में बांटते हैं। एक द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री को ये आद्य मानते हैं, प्राचीन मानते हैं, जबकि एक बीजपत्री को ये नवीन मानते हैं, नया मानते हैं। ये कहते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों से किसका विकास हुआ है, एक बीजपत्री पादपों का विकास हुआ है। ये विकास के सभी दिशाओं का क्रम बताते हैं, कि ये कहते हैं कि विकास जो होता है किसी पादप में सभी क्रम में होता है, मतलब सभी अंगों का विकास एक साथ होता है। लेकिन अगर किसी एक अंग का विकास किसी निश्चित दिशा में प्रारंभ हो जाता है तो उसी दिशा में उसका विकास होता रहता है। ये भी कुछ पॉइंट्स हचिंसन के द्वारा बताए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, बेंथम होकर और एंगलर पेंटल खत्म बस। ठीक है, इसके बाद ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश कंप्लीटली। अब स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।